नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए हम सब आपको इस चैनल पर 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अगर सबसे पहले हमसे बात किया जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, तो प्रीवियस ईयर इतना महत्वपूर्ण इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम होता है वो कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तर्क आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो आपके पास चार ऑप्शन दिया रहता है, आपको ऐसा लगेगा चार के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं या फिर दो ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चॉइस करें? ये चारों सही लग रहा है तो चारों में से किस ऑप्शन को चॉइस करें? लेकिन वहां पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सही हो वही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए सीटेट को सिर्फ रटने का प्रयास न करिए हम रट ले पास हो जाएं। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा तभी आप पास हो पाएंगे। इसलिए सीटेट में आप रिजल्ट देखते होंगे 10%, 12%, 15% यही रिजल्ट आता है। इसलिए आप रटिए नहीं, लैंग्वेज समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। ये चलिए हम सब सबसे पहले आपको बता देते हैं आज जो पेपर हम जो सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका जो 20 अगस्त में एग्जाम हुआ था 2023 में, उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब पेपर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब पेपर 2 के अंतर्गत जो आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन है उसको हम सब कवर करेंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके बाल विकास से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके शिक्षण शास्त्र से। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? देखिए, ये जो समालोचनात्मक और रचनात्मक क्वेश्चन हो चिंतन का मतलब होता है, ये पांचवी तरीका है। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, पहला पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। सेकंड ऑप्शन है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। थर्ड ऑप्शन है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिए, हमको क्या विकसित करना है? समालोचनात्मक और रचनात्मक रचना कर पाए, अपने से खुद चीजों को सोच पाए, समझ पाए, इस चीज का विकास करना है। तो ऐसे दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होगा। इसमें जैसे पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, अगर हम किसी बच्चे से पूछें बच्चा बताइए पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, जितने भी बच्चे होंगे सब अपना अपना दिमाग लगा के अलग अलग जवाब देंगे। लेकिन अगर ऐसा हम पूछ लें बताइए आपके देश में कुल कितने राज्य हैं, तो क्या अब जवाब सबका अलग अलग होगा? नहीं, अब सबका एक ही जवाब होगा। जो समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है वो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आप फिर अगला भी क्वेश्चन समालोचनात्मक चिंतन से ही, अब आपने समझ गए होंगे समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है। ये प्रमाण की क्या भूमिका होती है? किसकी बात करें? प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेकंड है प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। थर्ड है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत राय के कुछ एक मिनट, हाँ, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। देखिए, उपेक्षा तो आपका निगेटिव पॉइंट है, उपेक्षा तो होगा नहीं। समालोचन अप्रासंगिक नहीं होता दोस्तों, प्रासंगिक होता है। सेकंड ऑप्शन में बोलते हैं विश्लेषण स्वीकार किया, प्रमाण के बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी गलत है दोस्तों। राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो प्रमाण, जैसे कोई चीज हमको प्रमाणित मिल जाए, क्या चीज प्रमाणित है, आपको क्या करना चाहिए? उसे तार्किक रूप से चेक करना चाहिए, सुनियोजित रूप से उसका मूल्यांकन करके उसे सही करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। समावेशी शिक्षा की बात करें, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सब बच्चों को एक समान प्रकार से शिक्षा देना, यही आपका समावेशी शिक्षा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है
विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, देखिए मानक जो होता है ये नेगेटिव पॉइंट है। मानक मतलब स्टैंडर्ड पाठचर्या, आप स्टैंडर्ड पाठचर्या करेंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण वर्गीकरण करना। देखिए पृथक्करण मतलब अलगाव करना, वर्गीकरण मतलब उनको अलग अलग वर्ग में बांटना। योग्यता के हिसाब से जो बच्चा तेज हो उसे अलग कर दें, जो बच्चा स्लो हो उसे अलग कर दें। आप इस प्रकार से बच्चों को नहीं बांट सकते। थर्ड है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल, देखिए आपके पास क्या मिल गया, केवल। केवल एक ऐसा शब्द है जिस भी ऑप्शन में लगेगा उस ऑप्शन को समझ लीजिए कि वो खत्म कर दिया, वो ऑप्शन कभी आपका सही ही नहीं होगा। केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है, आप गलत हो जाएगा। फोर्थ है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। दोस्तों यह आपका सही ऑप्शन है। फोर्थ इज जो व्यक्तिगत अंतरों को पहचान कर उनके परिणाम स्वरूप में पाठचर्या में लचीलापन लाना। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कथन कारक से संबंधित है। हम सबसे पहले एक मिनट अभिकथन को समझते हैं। अभिकथन ये है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जिन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। दोस्तों कारण आ रहे खोज अध्ययन में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। इसमें हम सब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर जो है कि सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन इसमें जो सही होगा ये व्याख्या थोड़ी कर रहा है, ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा। ये दोनों चीज सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर से पर भिन्न होते हैं। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं जो अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्नता की बात किया जा रहा है। पहला कथन कुछ दिए गए, कथन को समझते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, सेकंड है सीखने की तेज गति, थर्ड है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, फोर्थ कथन है शारीरिक विकास की तेज गति। ऑप्शन इसमें जो सही होगा पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। इसमें जो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी सही है। ए और बी सी और डी गलत है कि शारीरिक विकास में तेज गति के लिए समझ के दूसरों पर निर्भरता, ये सब गलत है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है श्रवणबाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसकी बात करें, श्रवणबाधिता की बात करें। देखिए श्रवणबाधिता मतलब होता है जो बच्चा सुनने में समस्या हो रही हो, सुन नहीं पा रहा हो, यही होता है श्रवणबाधिता। आपको आपके क्लास में अगर श्रवणबाधिता बच्चे हैं तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो आपको यह सब सीटेट के एग्जाम देते हुए ये सब सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। श्रवबाधित बच्चा है, दृष्टबाधित बच्चा है, उसे आप कैसे, जैसे दृष्टबाधित है आप उसे ब्रेल लिप के जरिए सिखाइए। तो इस प्रकार से अलग अलग बच्चों की समस्या के लिए अलग अलग पढ़ाने का कौशल, पढ़ाने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है श्रवणबाधित बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। देखिए अगर कोई बच्चा श्रवणबाधित है तो उससे क्या हो सकता है, तो श्रवणबाधित बच्चों के संवाद करने में समस्या हो सकती है। ये सही लग रहा है दोस्तों, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा तो बोलेगा कैसे, वह बोल सही से नहीं पाएगा क्योंकि सुन ही नहीं पा रहा है। सेकंड है श्रवणबाधित वाले बच्चे को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। थर्ड है बच्चे के पास तेज आवाज करके, देखिए आप बच्चों को सुन नहीं पा रहे उसके कान में तेज आवाज करके उसे सुनाए, यह भी गलत हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन पे आपको जाना ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है श्रवणबाधित हमेशा कान के किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होगा। आप कहेंगे सेकंड भी ऑप्शन हो सकता है कि सभी श्रवणबाधित बच्चों, बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, आप सिर्फ साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। सिर्फ साइन लैंग्वेज से नहीं, अगर उसे थोड़ा थोड़ा समस्या है श्रवणबाधितों के लिए तो आप उसे सही कर सकते हैं। यह उसे संवाद करने में प्रभावित होता है ना कि आप इसको टिक कर दीजिएगा कि आप सांकेतिक लैंग्वेज आप उन्हें सिखाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली जगह में समान है जबकि फिर खाली जगह में वे भिन्न है। तो समावेशन के समय में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाओं की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन संवर्धन गतिवर्धन, सेकंड है संशोधन समायोजन, थर्ड है गतिवर्धन संवर्धन, लास्ट है समायोजन संशोधन। राइट आंसर इसमें फोर्थ ही हुआ दोस्तों, समायोजन संशोधन इज राइट आंसर। इसमें अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में भिन्न है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। अब जो कथन इसमें सही नहीं है वही आपको सही कहना है। पहला है ज्ञान व्यक्तिपरक है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। थर्ड है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता। देखिए बाहरी रूप से प्रेरित जो होता है, एक पहले लास्ट ऑप्शन आपको बताते हैं फिर इसके बारे में बताते हैं। ज्ञान बहुलावादी और बहुविध है। देखिए जो बाहरी, थर्ड ऑप्शन है बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से, दो चीज होता है। बाहरी रूप वह होता है जैसे कोई चीज आप सिर्फ पैसे के लिए की या फिर कोई चीज उम्मीद हो आपकी वो चीज हमको मिले। जैसे छोड़िए दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप वो पढ़ने नहीं जा रहा है, कहेंगे बेटा स्कूल जाओ 5 रुपए हम देते हैं, वो बच्चा स्कूल गया। ये आपका बाहरी प्रेरणा है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा आपकी, आपका सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है, आपको कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं हमको पढ़ना है, लेकिन आपको खुद से सोच रहे नहीं हमको पढ़ना है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ये आपका आंतरिक प्रेरणा है। इसमें क्या नहीं होगा, तो आप कहेंगे यही नहीं होगा। प्रभावी अधिगम कब होगा? प्रभावी अधिगम तब होगा जब वह आंतरिक प्रेरणा होगी, आंतरिक रूप से प्रेरित होगा, ना कि बाह्य रूप से प्रेरित होगा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए अभी हमने बाह्य प्रेरणा को पढ़ा, अब आंतरिक अप्रेरणा। आप तुरंत समझ गए होंगे आंतरिक अप्रेरणा का क्या मतलब होता है। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है शिक्षकों को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। थर्ड है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राज के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। जिसे पुरस्कार के लिए आप पढ़ रहे हैं यह बाय हो गया, डांट से बचने के लिए पढ़ रहे हैं बाय हो गया, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए आप सोच रहे हैं हम अच्छा पढ़े ताकि हमको टीचर प्रभावित हो जाए, हमको शाबाशी दे, यह भी आपका बाय हो गया। व्यक्तिगत आनंद के लिए आप एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, व्यक्तिगत आनंद के लिए आप कोई गाना सुन रहे हैं, यह आपका आंतरिक अप्रेरणा है, आंतरिक मोटिवेशन है। फोर्थ क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़वादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये दोस्तों सही चीज है। इसके बाद एक मिनट, अब कारण इसमें जो आर दिया गया है थोड़ा सा छोटा कर देंगे, सभी चीज दिख रहा है, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। कारण आ रहा है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित कैसा पॉइंट है आपका? पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब दोनों ही कथन आपके सही हैं और ये दोनों व्याख्या भी है क्या कर रहा है कि तोड़ने के लिए। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन ये सही है परंतु आर गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। ये सही है, दोनों सही व्याख्या, ये भी थर्ड है। इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ये दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महारथ निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? किसमें है? कहीं जिसे कहते नहीं है वह उस चीज में महारत उनको हासिल है, उसमें और प्रदर्शन में क्या अंतर है? महारत में और प्रदर्शन में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। सेकंड है महारत लक्ष्य अपने कौशलों और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने और बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के केंद्रित होती है। ये तो अभी सही लग रहा है। थर्ड चलते हैं महारत लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन, महारत दूसरों को अनुमोदन थोड़ी करते हैं महारत। फोर्थ ऑप्शन जो है महारत लक्ष्य दूसरों के साथ भी नहीं चाहिए होगा। महारत मतलब दूसरे के साथ आप प्रतिद्वंदिता थोड़ी करेंगे। ऑप्शन इसमें सेकंड ही चाहिए होगा।
महारत लक्ष्य अपने कौशलों और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड, प्रदर्शन मतलब हमको प्रदर्शन करना है, हमको अच्छा नंबर लाना है या उच्च ग्रेड प्राप्त करने और बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भाई बहन के रिश्ते, पहला ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड केवल, देखिए केवल आ गया तो केवल आ गया तो आपके थर्ड ऑप्शन को देखना ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अब मंडा तो पढ़ दे रहे हैं, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं, तो यह भी फोर्थ नहीं है तो यह भी गलत हो गया। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न है होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो माता पिता से भिन्न होता है और वो साथियों से भी भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, यह एकदम सही दोस्तों। बच्चों का जो विकास होता है सबका समान भिन्न भिन्न होता है, ऐसा नहीं सबका एक ही जैसा विकास होता है। कारण है विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं को जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। यह भी सही है दोस्तों। और देखिए इसमें जिसकी व्याख्या भी कर रहा है तो ऑप्शन इसमें वही व्याख्या वाला होगा जो व्याख्या, क्या समस्या है, जो व्याख्या कर रहा है ऑप्शन इसमें कौन, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर होगा। दोनों चीज सही है और इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ऑप्शन पहले कुछ कथन है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन है भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिक पर निर्भर कर, देखिए अब इसमें कह रहे हैं जो भाषा का विकास होता है पूरी तरह अनुवांशिक होता है, तो आप कहेंगे भाषा का विकास परिवेश पे होता है, वातावरण पे होता है, ना कि अनुवांशिक पूरी तरह सिर्फ अनुवांशिक पे ही नहीं होता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। सेकंड थर्ड ऑप्शन है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है दोस्तों, अव्यवस्थित थोड़ी होता है और अप्रत्याशित थोड़ी होता है। ऑप्शन फोर्थ भाषा के विकास एक हाँ ये सही है दोस्तों। जो भाषा का विकास का एक संवेदनशील काल होता है दोस्तों, वो बच्चा जो है बहुत संवेदनशील से भाषा सीखता है। ऐसा नहीं आप किसी गाली गलौज वाले परिवार में गाली गलौज वाले मित्रों के साथ कर देंगे फिर वह कैसे होगा, नहीं सीख पाएगा। इसलिए कह रहे हैं भाषा का विकास एक संवेदनशील काल से होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, किससे वो जूझ रहे हैं, पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। कैसे आप उसे सिखाएंगे, पहला ऑप्शन है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें। सेकंड है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करें। थर्ड ऑप्शन है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का उपयोग, देखिए आप उसे मार्क पढ़ाएंगे ग्रेड देंगे नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन प्रणालीगत दंडात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, यह ऑप्शन आपका फोर्थ सही होगा, फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, ऑप्शन है पहला शिक्षार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं विविध विविध हैं, उन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऐसा क्या है दोस्तों कि जो शिक्षार्थी होता है वह निष्क्रिय होता है, यह ऑप्शन तो कभी आपका सही नहीं हो सकता। जहां पे बच्चों को गलत बताया जा रहा है, बच्चा दोस्तों सर्वे सर्वा है, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। सीटेट एग्जाम में ऐसा नहीं आप हर जगह ही करते हैं, सिर्फ सीटेट एग्जाम में
बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। थर्ड है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यह सही है दोस्तों, थर्ड सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षक, ये भी तो शिक्षार्थी कम थोड़ी जानता है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन है, किससे जूझ रहा है दोस्तों, जटिल समस्याओं से जूझ रहा है अमन को। ऑप्शन है पहला, उसे मंथन करने पर और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। सेकंड है, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दें। थर्ड है, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करे दोस्तों। सही, उसे उत्तर प्रदान करके। अब आप सीधा कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, और कोई सही नहीं हो सकता। आप उसे उत्तर दे देंगे, आप उसे हतोत्साहित कर देंगे, आप उसे कहेंगे ऐसा आप समस्याओं को छोड़ दीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसे मंथन करके विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली जगह पर केंद्रित होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सजा और शर्मिंदगी के डर से। सेकंड ऑप्शन है सहकारी अधिगम। थर्ड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी लोकाचार। फोर्थ ऑप्शन है अनुबंधन और पुनर्बलन। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सहकारी अधिगम दोस्तों। वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ले बायोगस्की की बात किया जा रहा है। ले बायोगस्की सिद्धांत आप जानते रहे, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ले बायोगस्की का मानना है कि विकास प्रकृति में असंतत है। सेकंड है अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। थर्ड है सीधे परिपक्वता का परिणाम से होता है। लास्ट है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो ले बायोगस्की जो क्या मानते थे, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत ही है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने समाज को कहेंगे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। पियाजे की बात करें तो पियाजे से आपके क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे गए, इस बार कैसे नहीं पूछे जाएंगे, इस बार भी देखिए पूछे गए हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार भिन्न अवस्थाएं हैं। पियाजे का आप जानते होंगे, इन्होंने बच्चों की चार अवस्थाएं बताई थी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिन्होंने इन्हें 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11+ या फिर 11 से 14 इन्होंने बांटा था। इन सब की जब हम थ्योरी क्लास कर रहे हैं तो उसमें आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आप इनका पियाजे का जानते नहीं। इनका सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनका है। पहला ऑप्शन है दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। सेकंड ऑप्शन है उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लग वयस्क मन होता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होते हैं। लास्ट है बच्चों के विकास का सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, जो उनकी चार अवस्थाएं हैं। आप कहेंगे यही ऑप्शन फोर्थ है, ऐसे ही बच्चों का विकास सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, गर्भ से लेकर बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। सेकंड जो पैटर्न है इनका कह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है दोस्तों। किसकी बात करें, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की सीमा है। पहला ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। सेकंड है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। थर्ड है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। फोर्थ है वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार आपको बताना है तो संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। विकास के सिद्धांत की सीमा है ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा, एक मिनट, हाँ कुछ अब कथन ये है ना, हाँ प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 6 की शिक्षिका है
उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स है। देखिए, महिला क्या है, वह गणित की प्रोफेसर है और पुरुष क्या है, नर्स है, अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। अब आप कहेंगे नर्स तो हर समय महिलाएं होती हैं, तो नर्स पुरुष यहाँ पे बता रहा है, कुछ तो बात होगी ना, आगे बताते हैं। कारण लैंगिक जेंडर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। अब देखिए, सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत होगा। जो जेंडर रूढ़वादिता होता है वह जन्मजात थोड़ी होता है। जो जेंडर में अंतर होता है, जेंडर रूढ़वादिता है, वह जन्मजात नहीं होता है, उसका निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी समाज में प्रचलन है कि जो लड़कियां होती हैं उनका मैथ कमजोर होता है और जो बच्चे होते हैं उनका मैथ मजबूत होता है। क्या इसका ही प्रमाणित है कि ऐसा प्रमाणित मिला है? नहीं मिला है। इसीलिए वह अपने क्लास में क्या बुला रही है, गणित के प्रोफेसर जो लड़की महिला को बुला रही है, और एक नर्स है जो कि एक नर्स का जो एक लड़का है वो नर्स है। मतलब दोनों को जेंडर में जो जेंडर असमानता है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सेकंड इस गलत है। ऑप्शन इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है जो कि आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील, एक मिनट, यहां से, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ऑप्शन पहले कुछ कथन दिए गए, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। प्रगतिशील विद्यार्थी की क्या विशेषता होती है? बी डी सही है, बी और सी सही है, बी सी डी सही है, या फिर ए सही है? आप कहेंगे इसमें जो थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। देखिए इसमें नहीं दिया गया इसलिए आपका यह गलत हो गया, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खाली जगह कहा जाता है और इन्हें खाली जगह सीखा जाता है। कैसे? जेंडर भूमिकाएं, पहला जो ऑप्शन है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। सेकंड है जेंडर स्थिरता, प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। थर्ड है जेंडर रूढ़वादिता, केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। देखिए केवल आ गया ना, तो केवल आ गया तो आप कहेंगे थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सर ने बताया था कि केवल आए तो सही नहीं होगा। जेंडर पूर्व गया मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। राइट आंसर इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था के सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? ऑप्शन है पहला, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। आप कहेंगे नहीं, जो बुद्धि होता है, बुद्धि प्रभाव आनुवांशिक वातावरण दोनों को पड़ता है, वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। आप तो कहेंगे ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड है बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, नहीं, आनुवांशिक से भी होती है और वातावरण से भी। बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण एकमात्र साधन है, ऐसा नहीं सिर्फ एकमात्र वही साधन है। लास्ट है बुद्धि मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। यही आपका सही होगा दोस्तों। इसे कह रहे हैं बुद्धि बहुआयामी होती है, अलग अलग प्रकार से बुद्धि होती है और समय के साथ बदल सकती है। जैसे कोई बच्चा किसी चीज में बहुत अच्छा रहता है लेकिन आगे चल कर और भी चीजों में अच्छा हो जाता है। जैसे कोई मूर्तिकार है ना, कोई मूर्ति बहुत बढ़िया बना रहा है, लेकिन कुछ दिन तक वह मूर्ति बनाता है, लेकिन हो सकता है कभी आगे चल के वह एक्टर बन जाए बढ़िया, डांसर बन जाए बढ़िया, तो फिर वह अलग हो जाता है। वही बुद्धि को हम समय के साथ बदल सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, ले वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन। आप कहेंगे इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर। निम्नलिखित में किसने समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? देखिए इसमें जो है जो समान बुद्धि की अवधारणा थी उसकी आलोचना किसने किया था? वही आपके गार्डनर महोदय ने किया था और उन्होंने वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित, बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था गार्डनर महोदय ने, जिन्हें बुद्धि का बहु प्रकार बताया था, बुद्धि बहुत प्रकार से होती है। इसके बाद आ गया कैरोल गिल्गन आ गई। लॉरेंस कोहलबर्ग की कहानी है हिंज की कहानी, जिसमें दवा चुराने वाला पूरी कहानी की प्रक्रिया है, आप जानते ही होंगे। इनकी आलोचना की थी कैरोल गिल्गन ने। क्यों किया था दोस्तों?
क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया गया था सिर्फ पुरुषों पे किया गया था। इनका मानना था कि जो पुरुषों के सोचने की क्षमता है और जो महिलाओं की सोचने की क्षमता है दोनों भिन्न होती है, इसलिए आप अगर किसी महिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते तो अलग रिजल्ट आता, पुरुष पे करते हैं तो अलग आता, इसलिए इसकी आलोचना की थी कर्ल ने। ऑप्शन फर्स्ट है, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई। तो आप कहेंगे यही होगा कि इसमें लैंगिक नैतिक तर्क में किसकी लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए इसका गिलगन ने इनकी आलोचना की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा, बाकी विश्लेषक ये सब थोड़ी कही थी, नैतिक विकास के सिद्धांत ये भी नहीं, वास्तविक ये भी नहीं। तो ऑप्शन यही लिंग लिंग की बात किया गया था इसमें, जो कि पुरुष और महिलाओं की बात किया गया था कि पुरुष को ज्यादा वरीयता दी गई, महिलाओं को नहीं दिया गया था। ऑप्शन अगला है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन चलते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। किसकी बात करें, अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करें। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। आप सिर्फ ग्रेड और प्रतिपुष्टि देकर आप नहीं, सिर्फ लगातार आप उसे ग्रेड में बांटते रहे, ग्रेड नहीं बांट सकते। सेकेंड है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये तो सही लग रहा है, करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, यह भी सही लग रहा है। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। आप पाठ ऐसा आप काम दे दें बच्चों को पाठ्य पुस्तक खोल के दोहरा लो, याद कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देशात्मक आप निर्देश नहीं दे सकते। तो ऑप्शन इसमें एक मिनट दोस्तों, निर्देश आप नहीं दे सकते। तो ऑप्शन आपका इसमें जो सही होगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, अपने स्वयं अधिगम पर चिंतन करें और प्रगति का मूल्यांकन करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों को और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण आ रहा है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए और आर दोनों गलत है। लास्ट है ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर इसमें जो कहा जा रहा है वह गलत है। आज के हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें फिर उसके भौतिक रूप पर आए। थर्ड है, सेकंड है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानता है। थर्ड है, पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। लास्ट है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। आज हम सब दोस्तों जो आपका 20 अगस्त 2023 में सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन पेपर पूछा गया था। यह आपका पेपर 2 था जिसको हम सब सॉल्व किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करिए। हम सब आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।